गुड मॉर्निंग ट्वेल्थ क्लास। आज अपना हम ऑन द फेस ऑफ इट के बाद एक इम्पोर्टेंट लेसन और आज के संदर्भ में तो और ज़्यादा इम्पोर्टेंट जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। और मैंने कहा कि आज के संदर्भ में तो और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो, इसलिए कि आज अपनी पूरी मानवता, पूरी पृथ्वी, पूरी मानव सभ्यता एक गंभीर बीमारी से जूझ रही है और आप देखेंगे कि उसके कुछ इफ़ेक्ट और कुछ साइड इफ़ेक्ट भी हैं, अभी देखेंगे। तिसानी भारतीय लेखिका तिसानी दोशी ने लिखा है। तिसानी एक प्रसिद्ध नर्तिका यानी डांसर भी रही हैं, पोइट रही हैं और राइटर। ये जो पाठ है जर्नी टू द एंड ऑफ अर्थ, जिसका सीधा अर्थ हम पृथ्वी के अंतिम छोर की यात्रा, पृथ्वी के अंतिम छोर की यात्रा कहते हैं। और पृथ्वी का अंतिम छोर यह माना गया है अंटार्कटिका को। ये एक रियल लाइफ नैरेटिव है, यानी वास्तविक रचना, बिल्कुल वास्तविकता। ये कोई स्टोरी नहीं है। इसमें ये बताया गया है कि हम जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, ह्यूमन बीइंग्स जो हैं, हमने ज़्यादा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट तो किया है, लेकिन बदले में जो नेचर है, प्रकृति है, उस पे एडवर्स इफ़ेक्ट डाले हैं, एडवर्स इफ़ेक्ट डाले हैं, यानी दुष्प्रभाव डाले हैं कि मानव ने विकास किया लेकिन उसका दुष्प्रभाव भी रहा है। तो इस पूरे पाठ में तिसानी लेखिका इस बात पे जोर डालती हैं कि जो हाई स्कूल के बच्चे हैं, यानी कक्षा 12 के जो विद्यार्थी हैं, जो भारत के भविष्य हैं, इस पृथ्वी के भविष्य हैं और भविष्य में नीतियां वही बनाएंगे, उनको अपना जो पर्यावरण है, अपनी जो धरती है, उसकी वास्तविकता से परिचित कराया जाए। उनको बताया जाए कि हम प्राकृतिक संसाधनों का जो अंधाधुंध दुरुपयोग करते हैं, उससे पृथ्वी को बहुत नुकसान हुआ है। और क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग यानी पृथ्वी का बढ़ता हुआ वैश्विक तापमान कुछ ऐसे परिणाम हैं या दुष्परिणाम हैं जिनसे मानव सभ्यता परिचित हो रही है। यानी एक दिन हो सकता है मानव सभ्यता समाप्त भी हो जाए। पृथ्वी यानी धरती अपने आप को संतुलित करने के लिए, आप कह सकते हैं, बाढ़, अकाल, भूसंकलन या अर्थक्वेक ऐसी, और अभी ये जैसे महामारी, ऐसी घटनाएं करती रहती है और अपने आप को संतुलित करती है। इस कहानी को बहुत ही ढंग से पढ़ने के बाद, यानी 2 या 3 पेज की एक स्टोरी है, स्टोरी क्या कहें आप, ऐसे है निबंध की तरीके से, और उसके 3 पेज पढ़ने के बाद बुक के आप इसको यदि ढंग से समझें तो आप इस प्रकार इस ऐसे यानी इस रियल लाइफ नैरेटन को बांट सकते हैं। यानी सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन में क्या है, क्या दिया गया है, तो इसमें आप कह सकते हैं इन
जर्नी टू द एंड ऑफ अर्थ, द एंड ऑफ द अर्थ, यानी इस पाठ में तिसानी यानी अपनी लेखिका दोषी डिस्क्राइब्स वर्णन करती हैं, यानी बताती हैं, क्या बताती हैं, द जर्नी यात्रा जो उन्होंने की, किस तरफ, टू द कोल्डेस्ट सबसे ज़्यादा ठंडे, ड्राइएस्ट सबसे ज़्यादा सूखे, एंड विंडियस्ट यानी जहाँ सबसे तेज हवाएं चलती हैं, कॉन्टिनेंट महाद्वीप, इन द वर्ल्ड इस पूरी दुनिया का, और वो क्या है, वो है आपका अंटार्कटिका, ये महाद्वीप। यानी एक बार वो अंटार्कटिका की यात्रा करती हैं, उसका वर्णन इसमें दिया गया है। अब उसने क्या लिखा है, द वर्ड्स यानी संसार का जियोलॉजिकल भूगर्भिक हिस्ट्री इतिहास इज ट्रैप्ड यानी दबा हुआ है, इन अंटार्कटिका में। जियोफ ग्रीन नाम का एक व्यक्ति है, पैराग्राफ चेंज करके लिखते हैं, जियोफ ग्रीन नाम का एक व्यक्ति है, मूल रूप से कनाडा का है तो इसलिए कैनेडियन लिख रहा हूं। उसका एक कार्यक्रम है और उस कार्यक्रम का नाम है स्टूडेंट ऑन आइस। आगे क्वेश्चन भी बनेगा, ये है उसका एक प्रोग्राम है, ये जो मैंने बताया जिसका नाम ये है, एम से उसका लक्ष्य है एट टेकिंग ले जाने का, किसको, हाई स्कूल स्टूडेंट्स यानी हाई स्कूल के विद्यार्थियों को ले जाया जाता है, टू द एंड्स यानी अंतिम छोर ऑफ द वर्ल्ड, और इस दुनिया के जो अंतिम छोर हैं और उन्हीं में से एक अंटार्कटिका है, वहाँ। तिसानी यानी अपनी लेखिका तिसानी थिंग्स, वो सोचती हैं, डेट की अंटार्कटिका, वो सोचती हैं कि जो अंटार्कटिका है इज द प्लेस, वो जगह है, टू गो एंड अंडरस्टैंड, जहां आप जाते हैं और समझ सकते हैं, द अर्थ से, पृथ्वी के, प्रेजेंट वर्तमान, पास्ट भूत, एंड फ्यूचर और भविष्य को, क्योंकि अभी वो मानव जनसंख्या से रहित है, वहाँ कोई भी रहता नहीं है। अब आप इस पूरे लेसन का ये इंट्रो मैंने आपको दिया, यानी इंट्रोडक्शन दिया,
अब आप कह सकते हैं कि इस पूरे की लेसन की समरी, और समरी को मैंने कुछ की पॉइंट्स में इस प्रकार डिवाइड किया है। पहला, बिगनिंग ऑफ जर्नी, यानी तिसानी अपनी यात्रा की शुरुआत कहाँ से करती हैं, कैसे अंटार्कटिका पहुँचती हैं, कौन सा जहाज है, नाम क्या है, ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी। इसमें क्या लिखा है, द नरेटर यानी कि तिसानी बोर्डिड सवार हैं, ए रशियन यानी रशिया का, रिसर्च जहाँ शोध होती हो, शिप जहाज, और उस शिप का नाम है द अकादमिक सोल्स्की, द अकादमिक सोल्स्की उसका नाम है, सोल्स्की उस जहाज का नाम है। और उस जहाज को चला कौन रहा है, इट वॉज हेडिंग, यानी उस जहाज पे मुखिया कौन है, या वो जहाज, ये इट शिप के लिए है, वो जहाज बढ़ कहाँ रहा है, टूवर्ड्स की तरफ, द कोल्डेस्ट सबसे अधिक ठंडे, ड्राइएस्ट सबसे अधिक सूखे, ये द लिखा है, सुपरलेटिव डिग्री आप सब समझते हैं, एंड द विंडेस्ट यानी जहाँ सबसे तेज हवा चलती है, कॉन्टिनेंट महाद्वीप, इन द वर्ल्ड इस दुनिया का, संसार का। हर जर्नी, तिसानी की जो जर्नी है, बिगन वो शुरू होती है 13.09 यानी 13.01 डिग्री नॉर्थ उत्तर से ऑफ द इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा के 13.9 उत्तर से, इन मद्रास यानी वर्तमान का चेन्नई, वहाँ से ये भूमध्य रेखा गुजरती है, तो वहाँ से 13.09 डिग्री नॉर्थ से वो चलते हैं, और उसके बाद सी क्रॉस्ड वो पार करती हैं 6 चेक पॉइंट्स, 3 बॉडीज ऑफ वाटर यानी नदी, समुद्र और महाद्वीप ऑफ वाटर, एंड ट्रेवल्ड और वो यात्रा करती हैं ओवर 100 आवर्स, लगभग 100 घंटों की यात्रा, यानी आप समझ सकते हैं 4 या 5 दिन हो गए लगभग। इन कार, थोड़ी घंटे की यात्रा थी कार की, फिर कुछ घंटों की यात्रा थी एरोप्लेन की, एंड शिप और पानी के जहाज की। और पानी का जहाज है, इसके लिए एकमात्र अंग्रेजी व्याकरण में ऐसा है जिसके लिए प्रोनाउन सी का यूज होता है, इट नहीं होता। टू रीच देयर यानी वहाँ पहुँचने के लिए। दूसरा पॉइंट आपका बनेगा
दूसरा आपका पॉइंट बनेगा साउदर्न यानी दक्षिणी सुपर कॉन्टिनेंट, विशाल महाद्वीप, और जिसका नाम था गोंडवाना लैंड। और ये काफ़ी सुने होंगे आप, भूगोल वगैरह में भी आता है। ये क्या था जी? 650 मिलियन 650 मिलियन ईयर्स अगो ए 650 million years ago, a giant साउदर्न यानी 65 करोड़ वर्ष पूर्व, 65 करोड़ वर्ष पूर्व एक विशाल, जायंट विशाल साउदर्न दक्षिणी सुपर कॉन्टिनेंट, सुपर कॉन्टिनेंट यानी एक विशाल महाद्वीप, एक विशाल महाद्वीप गोंडवाना डिड इंडीड एग्जिस्ट। एग्जिस्ट का अर्थ होता है जी अस्तित्व, कि लगभग 65 करोड़ वर्ष पूर्व, यानी शायद मानव सभ्यता से भी पुरानी बात, एक विशाल दक्षिण महाद्वीप था। और वो क्या था? इट सेंटर्ड रफली, और उसका केंद्र था, सेंटर्ड लगभग, रफली लगभग होता है, अराउंड द प्रेजेंट डे अंटार्कटिका, यानी वर्तमान का जो अंटार्कटिका है उसका केंद्र। ह्यूमन बीइंग्स यानी इंसान, मानव, had not arrived on the global scene, यानी पृथ्वी भूगोल भूगर्भ पे मानव सभ्यता भी पनपी भी नहीं थी उस समय। एक गोंडवाना करके एक विशाल महाद्वीप हुआ करता था, ये बताया। फिर एक पॉइंट बनाया, स्टडी ऑफ अंटार्कटिका, कि हम अंटार्कटिका का ही अध्ययन क्यों करें, क्या फायदा है। द पर्पज, उद्देश्य, ऑफ द अंटार्कटिका, या फिर द पर्पज ऑफ द विजिट, दौरा, वॉज टू नो, यानी उस दौरे का उद्देश्य क्या था? टू नो, जानना, मोर, ज़्यादा, अबाउट अंटार्कटिका, अंटार्कटिका के बारे में और जानना ही उस दौरे का उद्देश्य। इट इज टू अंडरस्टैंड, कि वहाँ जाने का रीजन है कि आपको समझना है द सिग्निफिकेंस, महत्व, ऑफ कॉर्डिलेरेन फोल्ड्स,
कॉर्डिलेरन फोर्ड्स एंड प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट सील्ड्स ओजोन एंड कार्बन इवोल्यूशन एंड existence 90% of the Earth's total ice volumes are stored in Antarctica. देखिए इसका अर्थ क्या है। द पर्पज ऑफ द विजिट वॉज टू नो, अंटार्कटिका की यात्रा करने का उद्देश्य क्या है कि किसके बारे में जानना है, अंटार्कटिका को। इट इज़ टू अंडरस्टैंड, और वहाँ जाके आपको क्या समझना है, द सिग्निफिकेंस, महत्व समझना है, ऑफ कॉर्डिलेरन फोल्ड्स। ये जी कॉर्डिलेरन जो होता है इसका अर्थ होता है समानांतर पर्वत श्रृंखलाएं। कॉर्डिलेरन फोल्ड्स का अर्थ होता है समानांतर पर्वत श्रृंखलाएं। एंड प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट सील्ड्स, देखिए सील्ड्स का अर्थ होता है कवच, यानी धरती के ऊपर कवच के रूप में क्या है, ग्रेनाइट की बनी हुई चट्टानें हैं, जिसको आप प्री कैम्ब्रियन कहते हैं, यानी प्रारंभिक युग से पहले की बनी हुई जो ग्रेनाइट की जो चट्टानें हैं, जो एक कवच मानी गई हैं, उनका अध्ययन करते हैं, क्योंकि वहाँ इतिहास दबा हुआ है मानव सभ्यता का। ओजोन और कार्बन, और किस प्रकार ओजोन और कार्बन जो गैस है उसका एवोल्यूशन होता है, यानी उसका उद्भव होता है, किस प्रकार उसका उद्भव होता है और किस प्रकार एग्जिस्टेशन होता है, यानी वो किस प्रकार लुप्त होती हैं, ये वहाँ पता चलेगा आपको। 90% ऑफ द अर्थ टोटल आइस, पृथ्वी पे जो कुल बर्फ है उसका 90% वॉल्यूम का अर्थ होता है जी खंड भंडार। कहाँ है, अंटार्कटिका में है। 4 नंबर हम पॉइंट बनाए हैं, वो है ह्यूमन इम्पैक्ट, यानी मानव का क्या प्रभाव। द मोस्ट, सबसे अधिक, हॉटली कंटेस्टेड, द मोस्ट हॉटली कंटेस्टेड डिबेट of our time is whether West Antarctica ice sheet will melt entirely or not। वो क्या कह रहा है कि वर्तमान समय में सबसे गंभीर जो वाद विवाद, द मोस्ट हॉटली कॉन्टेस्टेड वाद विवाद का जो विषय है, सबसे वर्तमान में सबसे गंभीर जो वाद विवाद का जो विषय है वो क्या है, ओवर टाइम, हमारे समय का, वो ये है,
वेदर की क्या वेस्ट अंटार्कटिका यानी जो पश्चिमी जो अंटार्कटिका है उसकी जो आइस सीट है यानी बर्फ के बड़े बड़े जो पहाड़ हैं विल मेल्ट, क्या पिघल जाएंगे एंटायरली, पूर्ण रूप से वो पिघल जाएंगे या फिर नहीं पिघलेंगे, ये एक प्रमुख विषय है। सही बात है, यदि वो पिघलते हैं तो धरती जलमग्न हो सकती है। आगे देखिए और क्या है, इफ वी वांट टू स्टडी, और यदि हम चाहते हैं अध्ययन करना द अर्थ से पृथ्वी के पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर तो भी ये जरूरी है, इसका फर्क पड़ेगा। यदि आप प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर जानना चाहते हैं पृथ्वी का तो फिर कहाँ जाएंगे आप, देन अंटार्कटिका इज द प्लेस ब्रैकेट में लिख रहा हूँ फॉर अस, हमारे लिए, टू गो, तो हमें अंटार्कटिका जाना चाहिए। वहाँ आप देखेंगे कि पहले पृथ्वी कैसे शुद्ध हुआ करती थी, कितना अच्छा वातावरण था। आप वर्तमान भी देखेंगे और भविष्य का भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस प्रकार वहाँ बर्फ़ के बड़े बड़े ग्लेशियर पिघल रहे हैं जो एक दिन मानव सभ्यता को क्रैश कर देंगे। आगे देखिए, अंटार्कटिका जो है अंटार्कटिका का है सिंपल यानी साधारण है, क्या है जी, इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र, और क्या है, एंड लैक्स, कमी है, और बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता की वहाँ कमी है। और क्या है देखिए, इट इज द परफेक्ट प्लेस, ये बिल्कुल सही जगह है, टू स्टडी, अध्ययन के लिए, हाउ, कि किस प्रकार, लिटिल, छोटे छोटे, चेंजेज, परिवर्तन, इन द इन्वायरमेंट, कि पर्यावरण में होने वाले छोटे छोटे परिवर्तन किस प्रकार कैन हैव, ला सकते हैं, बिग, बड़े, रेपैक्शंस, यानी रिजल्ट्स। वो ये कह रहा है कि किस प्रकार छोटे छोटे परिवर्तन वातावरण में ला सकते हैं, बड़े रेपैक्शंस यानी परिणाम ला सकते हैं, कि एक छोटी सी गलती क्या क्या करवा सकती है। और क्या लिखा है, साइंटिस्ट्स, वैज्ञानिक जो हैं, वॉर्न, चेतावनी दे चुके हैं, डेट ए फ्यूचर डेप्लेशन ऑफ द ओजोन लेयर, यदि ओजोन परत में और ज़्यादा डेप्लेशन हुआ, डेप्लेशन का अर्थ होता है कमज़ोरी, छीण, पतली हो जाना, जो अभी ऐसे कोविड-19 कोरोना की वजह से जिसमें सुधार हुआ कई वर्षों बाद, क्योंकि क्या हुआ, लॉकडाउन हो गया, सब कुछ रुक गया, तो प्रदूषण की वजह से ओजोन लेयर खराब हो रही थी, वो कुछ सुधरी है। ओजोन लेयर विल इफेक्ट, और वो ओजोन लेयर प्रभावित कर देगी द लाइफ्स, जीवन, ऑफ द सी एनिमल्स, कि जो समुद्री जीव हैं सबसे जल्दी उनका जो लाइफ साइकिल है यानी जीवन चक्र जो है वो सबसे जल्दी क्या होगा,
प्रभावित होगा। एंड और क्या होगा, द बर्ड्स ऑफ द रीजन, और उस क्षेत्र के जो पक्षी हैं उनका भी जीवन प्रभावित होगा। और क्या होगा, इट विल ऑल्सो इफेक्ट, यह प्रभावित करेगा द ग्लोबल, यानी वैश्विक कार्बन साइकिल, और वैश्विक कार्बन चक्र को भी प्रभावित करेगा। और ऐसा क्यों, क्योंकि इसने साफ लिखा है क्या, द बर्निंग, जलाना, द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म ईंधन, कि जीवाश्म ईंधन को जो जलाया गया उसने क्या कर दिया, हैज पॉल्यूटेड, उसने प्रदूषित कर दिया है द एटमॉस्फेयर, यानी पर्यावरण को। और क्या कर दिया है उसने, इट हैज क्रिएटेड ए ब्लैंकेट, ये तो अभी टीवी में भी चल रहा था कि उसने एक चादर सी बना दी है, किसकी, ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी CO2 की, अराउंड द अर्थ, पृथ्वी के चारों तरफ कार्बन डाइऑक्साइड की एक परत सी बन गई है। और इसने क्या कर दिया, इट इंक्रीजेज, और इससे बढ़ गया है क्या, द ग्लोबल टेम्परेचर, वैश्विक तापमान, और उस वैश्विक तापमान को आप कहाँ देख सकते हैं, विच इज विजिबल एट अंटार्कटिका, जो अंटार्कटिका में आपको साफ नजर आएगा। वैन कब आएगा, वैन वी सी, जब हम देखते हैं आइसबर्ग से, बर्फ के बड़े बड़े पहाड़ों को मेल्टिंग, पिघलते हुए, ये इसने बताया है। और क्या होगा, इफ, यदि, द ग्लोबल टेम्परेचर कीप्स ऑन, यदि जारी रहा, इंक्रीजिंग, यानी बढ़ते ही रहा, तो क्या होगा, द ह्यूमन रेस, मानव जाति में भी संभावना है, इन परसिल का अर्थ होता समाप्त हो जाना, शायद मानव जाति ही समाप्त हो जाए यदि इसी प्रकार बढ़ता रहा। फिर आगे, इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट, इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन का प्रभाव। तो क्या है, द ऑथर, यानी लेखिका तिसानी, गिव्स, वो देती हैं, अस एन एग्जाम्पल, एक उदाहरण देती हैं, ये पाठ पढ़ेंगे तब आएगा भी, टू शो, यह दिखाने के लिए, हाउ, कैसे, स्मॉल, छोटे छोटे, चेंजेज, परिवर्तन, इन द एटमॉस्फेयर, की
पर्यावरण में होने वाले छोटे छोटे परिवर्तन कैन बी थ्रेटनिंग, भयावह होंगे। उदाहरण लिया, द माइक्रोस्कोपिक यानी सूक्ष्मदर्शी फाइटोप्लैंक्टन्स, ये एक कोशिकीय समुद्री पादप होता है जी। फाइटोप्लैंकेट्स क्या है वो? आर सिंगल सेल प्लांट्स, सिंगल सेल एक कोशिकीय समुद्री पादप होते हैं और जो खाद्य चक्र में भूमिका निभाते हैं, समुद्र का पूरा खाद्य चक्र। आगे लिखा भी है, दे नैरिश, नैरिश का अर्थ होता है पालना, पोषित करना, पोषित करना। द एंटायर, संपूर्ण। साउदर्न, दक्षिणी। ओशियन, समुद्री। फूड चेन, खाद्य श्रृंखला। और वो ऐसा इसलिए कह रहा है क्योंकि जैसे ही इनका जीवन प्रभावित हुआ, यानी ये खत्म हुए, तो मछलियाँ और अन्य जलीय जीव जो इनको भोजन के रूप में लेते हैं वो समाप्त हो जाएंगे और वो एक खाद्य श्रृंखला रहती है, हम सब जानते हैं, वो बिल्कुल टूट जाएगा। और आखिरकार जब वो वहाँ पहुँचती हैं तो वहाँ पहुँचते ही उनकी सारी थकान दूर हो जाती है, क्योंकि वो अंटार्कटिका महाद्वीप को देखना ही एक अद्भुत कला है, अद्भुत बात है अपने आप में। तिसानी जब देखती हैं, चारों तरफ बर्फ की चादर फैली हुई है, दूर दूर सन्नाटा है, बिल्कुल शांति है, स्वच्छता है, मौसम बिल्कुल साफ है। अभी जैसे अभी दिख रहा है दिल्ली शहर का, और पहले था, वो वहाँ देखती हैं तो वहाँ जाके उसको एहसास होता है। तो ये वो क्या कर रही हैं, इट वॉज द मोस्ट थ्रिलिंग, थ्रिलिंग का अर्थ होता है रोमांचित कर देने वाला, दूर दूर बर्फ है, जितनी दूर आप देख पाएँ, एक्सपीरियंस। तो आखिरकार वो अनुभव आ जाता है ऑफ द विजिट, उस यात्रा का, जिस यात्रा पे वो निकली, उस जहाज़ पे, अकादमिक नामक जहाज़ पे, जिसको कनाडा के एक व्यक्ति चला रहे हैं। दे क्लिम्डिड, बर्फ ही बर्फ है तो वो क्लिम्डिड चढ़ते हैं। डाउन द गैंग प्लैक, ये गैंग प्लैक क्या होता है मैं समझाता हूँ। एक फट्टा होता है जी, एक सीढ़ी होती है जो जहाज़ से धरातल पे उतरने के लिए लगाते हैं। जहाज़ ऊंची होती है, जैसे मान लो यदि ये जहाज़ है, आप यहाँ उतर रहे हैं तो इस प्रकार लगाया जाता है, इससे आप नीचे आते हैं। वो गैंग प्लैक की मदद से क्या करते हैं, वो आते हैं एंड और वाल्कड, और वो चलते हैं किसके ऊपर, ऑन द ओशियन, समुद्र के ऊपर, ओशियन के ऊपर चलते हैं। कैसे? क्योंकि वो जमा हुआ है। देवर, वो कितने लोग थे, 52 पर्सन्स, वो 52 यानी 52 लोग थे। देवर वॉकिंग, वो चल रहे थे ऑन ए मीटर थिक आइस पैक, यानी बर्फ 1 मीटर तक जमी हुई थी, नीचे जीता जागता समुद्र है, उसके ऊपर वो चल रहे थे। तो ये आपका पूरा पाठ रहा, इसकी समरी रही। आप इसको अच्छे ढंग से देखेंगे तो आप ये आराम से पूरा लेसन समझ जाएंगे। इसमें मूल रूप से जो प्रश्न बनेंगे उनमें एक प्रश्न ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा, वो कि आप कैसे कह सकते हैं कि पृथ्वी का प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर यदि आपको जानना है तो आप अंटार्कटिका जाओ। तो वो इसलिए कह सकते हैं क्योंकि वहाँ आपको रिकॉर्ड्स मिलते हैं। ये देखिए जी, क्या क्या रिकॉर्ड मिलते हैं आपको, मैंने यहाँ बताया। स्टडी ऑफ अंटार्कटिका, वहाँ आपको कॉर्डिलेरन समानांतर चट्टान जो हैं, जिनके नीचे इतिहास की बातें, ज्ञान की बातें छिपी होती हैं। प्री कैम्ब्रियन यानी प्रारंभिक युग की जो ग्रेनाइट के बड़े बड़े चट्टानें हैं वो मिलती हैं। ओजोन और कार्बन किस प्रकार बनता है और चलता है वो रिकॉर्ड मिलता है। 90% बर्फ वहाँ है। ये सारी चीज़ें वहाँ बताते हैं, कई अभिलेख रिकॉर्डेड वहाँ दबे हुए हैं। तो आप इनको, इस लेसन को आपकी जो रफ कॉपी है जिसमें आप सभी लेसन की समरी एक जगह नोट कर रहे हैं, वहाँ आप इसको नोट कर लें अच्छे ढंग से। PDF आपको मिल ही जाएगी और क्वेश्चन आंसर जो मैं आपको कराता जा रहा हूँ, PDF डालता जा रहा हूँ, वो आप कर लें।
और एक एक पोएम या एक एक लेसन से आप अपनी लर्निंग यानी याद करने के कार्य को आगे बढ़ाएं, आपको फ़ायदा होगा। समझदार वही है जो सही समय पे सही कार्य करे।